नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक को मैं लेकर के आई हूँ वो प्रॉब्लम्स ऑफ एजेड है, या इसको हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया, जो कि कई सिलेबस में इंक्लूड है और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के सिलेबस में यूजी और पीजी लेवल पे हम इस विषय को पढ़ते हैं। और इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग करके एक पूरी धारा सोशियोलॉजी में चल रही है, जिससे सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ फोक कल्चर, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस एंड क्राइम, अर्बन सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, ये बहुत सारे सोशियोलॉजी के सब ब्रांचेस हैं। उसी तरह सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग भी एक सब ब्रांचेस के रूप में आज इम्पोर्टेंस पा रहा है। इस वजह से इस टॉपिक को पढ़ना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। इस टॉपिक में फिर हम लोग सबसे पहले देखेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको समझेंगे। फिर हम लोगों को एजिंग के डेफिनेशंस को देखना है और कितने कितने टाइप्स के एजिंग हमें दिखाई देते हैं वो देखना है। फिर हम इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग को देखेंगे कि इस टॉपिक को हम सोशियोलॉजी विषय के अंतर्गत क्यों पढ़ते हैं, तो एजिंग का क्या इम्पॉर्टेंस है सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग का, इसे हम समझेंगे। फिर डेफिनेशनल प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज के डेफिनेशंस को लेकर के क्या क्या डिबेट्स हैं उसको हमें समझना होगा। और फिर अपने टॉपिक में हम प्रॉब्लम्स ऑफ एजेड देखेंगे कि जो एल्डरली पॉपुलेशन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, हेल्थ प्रॉब्लम, लोनलीनेस, इमोशनल प्रॉब्लम एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये ऑलमोस्ट 5 मेजर प्रॉब्लम्स को मैं लेकर के आई हूँ इस वीडियो में। तो उसको समझने की कोशिश हमें करना है और लास्ट में सोर्सेस भी मैंने मेंशन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके टॉपिक को अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी क्या होता है? ये दो ग्रीक शब्द जेरोन और लोगोस से मिल करके बना हुआ है। जेरोन मीन्स होता है ओल्ड मैन, है ना, ग्रीक में जेरोन को ओल्ड मैन कहते हैं, ओल्ड मैन। एंड लोगोस, जिसको आपको मतलब पता है कि लोगोस मतलब स्टडी या डिस्कोर्स। तो जेरेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फिनोमिना ऑफ ओल्ड एज। जब हम ओल्ड एज की प्रघटनाओं को समझेंगे कि आखिर क्या क्या समस्याएं होती हैं और क्या क्या फिज़िकल और बायोलॉजिकल डेट्राइशंस होते हैं, जब ये सारी चीज़ों को हम जिस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे जेरोंटोलॉजी कहते हैं। जैसे सोशियोलॉजी मतलब कि समाज का अध्ययन, बायोलॉजी होता है, फिर साइकोलॉजी होता है, इकोनॉमिक्स होते हैं, इस तरह से सारे विषय होते हैं। तो उसी तरह से जेरोंटोलॉजी भी एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। एजिज्म का मतलब क्या है? एजिज्म आप वर्ड सुने हैं, इज इंक्रीजिंगली एन इशू दैट ओल्डर एडल्ट्स फेसेस, कि जो समस्याएं एक वृद्ध व्यक्ति झेलता है, जो फेस करता है, उसको हम एजिज्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। It is discrimination against individual or groups on the basis of their age. This term was coined by Robert Neil Butler in 1971. तो एजिज्म जो वर्ड है वो रॉबर्ट नील बटलर द्वारा क्वाइंड किया गया है 1971 में। फिर आगे के डिस्कशन में मैंने मॉर्बिडिटी वर्ड भी यूज़ किया है। तो मॉर्बिडिटी हम समझे कि मॉर्बिडिटी वो टर्म है विच इज़ डिस्क्राइब how often a disease occurs in specific areas और in specific age group, कि एक specific age group में, एक particular age group में, आयु समूह में कोई डिजीज़ कितने बार होते हैं उसको हम मॉर्बिडिटी कहते हैं। एंड मॉर्टेलिटी किसको कहा जाता है? इट इज़ द टर्म यूज फॉर द नंबर ऑफ पीपल हु डाइड विद इन अ पॉपुलेशन, की एक जनसंख्या में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है, इसको मॉर्टेलिटी रेट
कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने यहाँ पर समझाया। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, एजिंग। सबसे पहले हमें एजिंग समझना ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही है प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन या प्रॉब्लम्स ऑफ द एजेड और प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड मैन। तो हमें एजिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एजिंग हैज़ बिन डिफाइंड इन वेरियस वेज बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। तो एजिंग को कोई एक निश्चित एजिंग की हम परिभाषा नहीं दे सकते। एजिंग की परिभाषा को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से समझाया है। अब देखिए क्या समझाया है कि कुछ लोगों का मानना है कि फिजिकल डेट्रोएशन, ठीक है, जब हमारा फिजिकल डेट्रोएशन होता है, जब हमारे फिजियोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक क्षति हो रही है, साइकोलॉजिकल डेट्रोएशन हो रहा है या फिजियोलॉजिकल डेट्रोएशन हो रहा है, या सिंपली एडवांसमेंट ऑफ द ईयर की हमारी आयु बढ़ रही है। एजिंग को हिंदी में वर्ड उम्र बढ़ना भी कहा जाता है। तो उम्र बढ़ने का एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन होगा? तो कुछ लोग का मानना होता है कि जब हमारे फिजियोलॉजिकल हानि होने लगती है या साइकोलॉजिकल डेट्रोएशन होता है या सिंपली एडवांसमेंट ऑफ ईयर, हमारे आयु का बढ़ना, ये भी एजिंग को डिफाइन कहा जाता है। और कुछ लोगों ने तो इसे कल्चरल रोल से कनेक्ट किया है कि जैसे जैसे हमारे सांस्कृतिक भूमिकाओं में रेस्ट्रिक्शन होने लगे, सांस्कृतिक भूमिकाओं में प्रतिबंध लगने लगे, उसे भी हम एजिंग से डिफाइन करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट है, कल्चरल रोल्स, क्योंकि आप सिंपली एजिंग का मतलब जानते होंगे कि उम्र बढ़ना, ठीक है, आप यही जानते होंगे, या थोड़ा आप और जानेंगे डेप्थ में तो आप जानेंगे कि फिजियोलॉजिकल डेट्रोएशन या फिजिकल डेट्रोएशन इज ऑल्सो नोन एज एजिंग। बट व्हेन देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन कल्चरल रोल्स, ठीक है, इसे भी हम एजिंग के तहत डिफाइन करेंगे। भाटिया ने मैंने चूँकि मैं हमेशा रिव्यूज़ देती रहती हूँ, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का इस्तेमाल करती हूँ, तो भाटिया ने एजिंग को डिफाइन किया है ये 3 कैटेगरी में कि एजिंग बायोलॉजिकल भी हो सकता है, एजिंग साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और एजिंग सोशियो कल्चरल भी हो सकता है। आगे हम इसको और डिफाइन करेंगे। इसी तरह से चार्ल्स एस बेकर ने 1959 में एजिंग को डिफाइन किया है। उनका कहना है कि एज दोज चेंजेस अकरिंग इन एन इंडिविजुअल विच आर रिजल्ट ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, कि समय के साथ साथ, समय के आगे बढ़ने के साथ साथ जब व्यक्तियों का, ठीक है, एक व्यक्ति का परिवर्तन हो, किस किस चीज़ में परिवर्तन हो? अब देखिए, एनाटॉमिकल चेंजेस हो या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो या साइकोलॉजिकल चेंजेस हो और सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एजिंग। तो सिर्फ आप याद रखिए कि सिर्फ एनाटॉमिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल चेंजेस ही एजिंग नहीं है, क्योंकि हम उसको आए दिन, मतलब एक आम धारणा ये है कि अच्छा आपकी उम्र बढ़ रही है, इसका मतलब कि आप ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं होता है, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं एजिंग के। अभी आप इसे और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब एजिंग के चूँकि मैं डेफिनेशंस बता रही हूँ और टाइप्स बता रही हूँ, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा भाटिया का, अभी हम लोगों ने देखा चार्ल्स एस बेकर का, अब हम देखते हैं ह्यूमैन एंड कीयक का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमैन एंड कीयक, द जेरेंटोलॉजिस्ट व्यू एजिंग इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 4 डिस्टिंक्ट प्रोसेस और डायमेंशन। अब ह्यूमैन एंड कीयक का जो टाइप्स है एजिंग का, उसको मैं पूरी तरह से क्लियर करूंगी, जिससे कि आपको पीछे भी जो डेफिनेशंस या टाइप्स दिए गए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले एजिंग का पहला टाइप जो बताया गया है वो बताया है क्रोनोलॉजिकल एजिंग। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एजिंग ये सिंपल एजिंग का टाइप्स है, जैसे कि एक एक करके नंबर बढ़ना, कि आज मैं 40 साल की हूँ, फिर कल 41 साल की हो जाऊंगी, फिर 42 साल की, फिर ऐसे मैं 40 हो जाऊंगी, फिर 50 हो जाऊंगी, फिर 60 हो जाऊंगी। दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल एजिंग। मतलब इट इज रिफर्स टू द नंबर ऑफ ईयर्स सिंस समवन वाज बोर्न। Chronological age also provide individual with a means of distinguishing roles and relationship
in terms of behavior and expectation that are linked to different chronological group. तो सिंपली आप याद रखिए कि क्रोनोलॉजिकल एजिंग क्या होता है कि नंबर्स ऑफ ईयर का बढ़ना, ठीक है, जिस एज ग्रुप में हम जन्म लिए और जन्म से आगे हम बढ़ते रहे, और साथ में उस क्रोनोलॉजिकल एजिंग में जैसे जैसे हमारा एज बढ़ रहा है, हमारे रोल्स और हमारे रिलेशनशिप भी बदलते जाते हैं, हमारे बिहेवियर भी बदलते जाते हैं, और सोसाइटी क्या एक्सपेक्टेशन करके हमसे चल रही है वो भी बदलते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने अगर 10 साल का बच्चा है या 15 साल का बच्चा है, तो आप 10 साल वाले बच्चे से अलग एक्सपेक्टेशन करेंगे, 15 ईयर्स वाले बच्चे से आप अलग एक्सपेक्टेशन करेंगे, 25 ईयर्स एज ग्रुप वालों से अलग एक्सपेक्टेशन करेंगे, और फिर एक टाइम पे कहा जाता है कि नाउ यू आर मैच्योर, अब आपसे गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती, ऐसा कहा जाता है। हम नॉर्मल भाषा में ये बोल सकते हैं कि अब आपसे हम गलती की उम्मीद नहीं कर सकते। दैट मीन्स क्या है कि दिस इज क्रोनोलॉजिकल एजिंग, कि हम हमारे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ ईयर्स के बढ़ने के साथ साथ हमारे रोल्स टुवर्ड सोसाइटी, relationship with other members of the society, our behavior and expectation, all are changes according to our age group. That is called chronological aging. Hope you understand this concept very well. Now we are moving to our next type of aging, that is called biological aging. अब हम अपने second aging के types पे आते हैं, वो है biological aging. ठीक है, ये क्या है? इसे कभी कभी हम सेनेसेंस बोलते हैं। देखिए ये वर्ड यूज किया जाता है सेनेसेंस, दिस इज टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी, इसे आप याद करिएगा। सेनेसेंस मतलब क्या होता है? सेनेसेंस मतलब होता है डिक्लाइन ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म ड्यू टू एजिंग, कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे सेल खत्म होने लगते हैं। आपको पता है कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं, मतलब बहुत सारे सेल मिलकर के हमारी बॉडी को बनाते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी उम्र आगे बढ़ती जाती है, हमारे सेल धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। कहा जाता है ना, थोड़ा सा ये इमोशनल टॉपिक भी है कहीं ना कहीं से, क्योंकि कहा जाता है कि एक समय के बाद तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है, तो इंसानों में क्या दम है, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। तो इसका मतलब देखिए कि हमारी बॉडी जो एक एक करके सेल से बनी थी, अब वही एक एक करके सेल खत्म होने लगते हैं। इसको बायोलॉजिकल एजिंग कहते हैं। सम टाइम फंक्शनल एजिंग refers to biological events occurring across time which progressively impair the physiological system so that organism become less able to withstand disease, ultimately increasing its susceptibility to death. क्या होता है कि जैसे जैसे सेनेसेंस का प्रोसेस बढ़ता जाता है, मतलब कि डिक्लाइन ऑफ सेल का डिक्लिनेशन होने लगता है, वैसे वैसे हमारा जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, सबकी अपनी अपनी फंक्शनिंग है, तो वो भी फंक्शनिंग कमज़ोर होने लगती है। बहुत सारे डिजीज़ हमारे बॉडी में ग्रो करने लगते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे मनुष्य डेथ की तरफ जाता है। एक नॉर्मल प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ, इसको मैं हिंदी में भी समझा दे रही हूँ कि समाजशास्त्रियों ने वृद्धावस्था को, ये जो बायोलॉजिकल है वृद्धावस्था को, सेनेसेंस शब्द के रूप में प्रयुक्त किया है। इस अवधारणा को सामान्यतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि कार्यात्मक व सावयवी रूप से क्षमता का क्षीण होना, कि जैसे जैसे हमने अभी पहले ही एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो कमज़ोर होने लगती है, हमारा फंक्शनल प्रोसेस कमज़ोर होने लगता है। और आपको ये पता है कि ये जीवन का सार्वभौमिक सत्य है कि कोई यंग नहीं रह सकता। बहुत सारे मार्केट में क्रीम आती है, बी यंग, बी एनर्जेटिक, तो यंग वाला कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपके खान पान और आपके जो शेड्यूल है उससे बहुत हद तक कंट्रोल होता है, पर ऐसा नहीं कि हम जीवन भर यंग बने रहेंगे। दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ, हमें इसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि अभी कभी हम बच्चे थे तो कभी बड़े हुए और कभी हम बूढ़े भी होंगे। तो हमारे जो शारीरिक है या मानसिक
परिवर्तन है वो अवश्य हमें नज़र आएंगे। एक उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी शारीरिक क्षमता कमज़ोर होने लगेगी, ठीक है। और यही वृद्धावस्था है कि वृद्धावस्था वही है जिसमें जीवन क्षमता घटने लगती है और पुनर्उत्पादन क्षमता, जिसको कहा जाता है कि हम रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी समाप्त हो जाती है। ऐसा बायोलॉजिकल एजिंग में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब तीसरा जो टाइप है एजिंग का, साइकोलॉजिकल एजिंग, मानसिक वृद्धावस्था, ये क्या फोकस करता है कि दैट अकर्स ड्यूरिंग एडल्टहुड टू एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, मेंटल फंक्शनिंग, ठीक है, जिसमें मेमोरी, लर्निंग एंड इंटेलिजेंस ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मनोवैज्ञानिकों ने वृद्धावस्था को मानसिक क्षमता के आकलन के आधार पर भी परिभाषित किया है, जिसमें मानसिक योग्यता निरंतर घटने लगती है। इसमें एज का कोई मतलब नहीं होता। क्या होता है कि हो सकता है कि आप बहुत यंग एज के हों पर आपका जो मेंटल लेवल है वो कमजोर होने लगे, तो भी आप ऐसे में साइकोलॉजिकल एजिंग के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप मतलब जैसे कहा जाता है ना कि देयर इज नो नंबर इन एज, कि एज में कोई नंबर का मतलब नहीं रह गया। कि कई लोग कहते हैं, आज अमिताभ बच्चन को देखिए, अमिताभ बच्चन का हम एग्जाम्पल देते हैं कि अरे बाप रे इतना एज हो गया फिर भी क्या स्मार्ट लगते हैं, अमिताभ बच्चन हो गए। फिर इसी तरह से और भी कई सारे स्टार हैं, या रियल लाइफ में भी आप कई लोगों को ऐसा पाते होंगे कि जिनका एज का मतलब नहीं रहता है, मतलब नंबरिंग का कोई मतलब नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े यंग रहते हैं पर उनका मेंटल लेवल जो होता है वो कमज़ोर होता है, मतलब मेमोरी कमज़ोर होती है, या लर्निंग जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं से कमज़ोर दिखेगी, या इंटेलिजेंसिया जो होता है, इंटेलिजेंट लेवल जो होता है, इंटेलिजेंस लेवल वो कमज़ोर पड़ने लगेगा। तो हम ऐसे लोगों को साइकोलॉजिकल एजिंग में रखते हैं। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि नंबर्स नहीं काउंट होता है कि हम 60 हो गए, 70 हो गए, 50 हो गए। आपके मेंटल फंक्शनिंग की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें, साइकोलॉजिकल एजिंग में। अब जो नेक्स्ट एजिंग है वो सोशल एजिंग है, सामाजिक वृद्धावस्था। इसमें क्या है कि रिफर्स टू द changing experiences that individual will encounter in their roles and relationship with other people as they pass through different phases of their life course। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल एजिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा एज आगे बढ़ता है उस एज से जुड़े कुछ रोल्स होते हैं, उसके साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। जैसा हमारा स्टेटस होगा वैसा हमारा रोल डिसाइड होता है। पर सोशल एजिंग में क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं, आप देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं पर उनका वे ऑफ टॉकिंग देखिए, वे ऑफ बिहेवियर देखिए, वो उसमें बहुत मैच्योर होते हैं। हम कहते हैं ना कि देखो कितना छोटा बच्चा है पर ये कितना बड़ों जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये सोशल एजिंग में कहलाता है कि एज अ पर्सन एजेस सोशली ही एंड शी कैलकुलेटेड हिज हर utterances, limit the use of vulgar languages, changes his her mode of dressing, reduces nocturnal clubs। तो जैसे जैसे हम सोशली एजिंग के कैटेगरी में जाएंगे, सोशल एजिंग में भले हमारा देखिए, भले हमारा उम्र 60 नहीं हुआ हो, 50 नहीं हुआ हो, पर हमारा लेवल वैसा हो गया हो कि हम गाली गलौज से बचते हों, हम बहुत मैच्योर तरीके के ड्रेसिंग को अपनाते हों, हम रात में क्लब और पार्टीज को प्रिफर नहीं करते हों, तो इसको सोशल एजिंग कहेंगे। कहा जाता है ना कि ऐसे व्यक्ति सामाजिक रूप से बड़े समृद्ध होते हैं, बहुत मैच्योर होते हैं, उम्र कम होती है पर तजुर्बे की वजह से या उनके जो वही मैंने बताया जो उनके एक्सपीरियंस है उनकी वजह से वो सोसाइटी में बिहेव जो करते हैं वो बहुत मैच्योर तरीके से करते हैं। तो ऐसे को हम सोशल एजिंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो आपने ये चारों टाइप्स को देख लिया, क्रोनोलॉजिकल एजिंग, बायोलॉजिकल एजिंग, साइकोलॉजिकल एजिंग एंड सोशल एजिंग। So our next subtopic is importance of sociology of aging। तो सोशियोलॉजी के बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं, सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट है, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस एंड क्राइम है, सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग है।
उसी में जैसे इतने सारे ब्रांचेस हैं, हम लोग बहुत सारे ब्रांचेस, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर, अर्बन सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, ऐसे तमाम बहुत सारे ब्रांचेस हैं। उसी में एक आता है सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग। तो अब हम लोग क्यों इस विषय का अपने आप में इम्पोर्टेंस है उसे जानना हमें है कि देयर इज नीड टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ एजिंग ऑन इंडिविजुअल इन वेरियस स्फेयर लाइक हेल्थ, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। देखिए, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे एजिंग होता है, मतलब वो इधर इट बी अ क्रोनोलॉजिकल एजिंग और बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और सोशल, जो भी हो, जिस भी तरह का एजिंग हो, उसका इंडिविजुअल्स के लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब लाइफ भी हमारे कई चीज़ों से घिरे हुए हैं, हमारा हेल्थ स्टेटस से घिरा हुआ है, हमारे इकोनॉमिक स्टेटस से घिरे हुए हैं, हमारे सोशल स्टेटस से घिरे हुए हैं। तो बहुत सारे स्फेयर हैं लाइफ के, तो उन सारे स्फेयर पे एजिंग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको जानने के लिए हम सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग को देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। हेल्थ में मैं सिर्फ पॉइंट्स में इसको लिखी हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें हम क्या क्या देखते हैं कि द डिजीज मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व अमंग एल्डरली, कि एल्डरली पॉपुलेशन में आखिर फिजिकल या मेंटल कौन से डिजीज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ये हमें देखना ज़रूरी है। हार्ट डिजीज़ है या स्किन डिजीज़ है या फिर और किसी भी तरह का डिजीज़ है, हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है। द काइंड ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम दे अवेल, अगर उन्हें डिजीज़ है या नहीं है, पर उन्हें किस तरह का हेल्थ केयर सिस्टम मिल रहा है, फ्रॉम द साइड ऑफ फैमिली, फ्रॉम द साइड ऑफ सोसाइटी और फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, इन्हें क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है, ये देखना ज़रूरी है। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस देखना ज़रूरी है कि सरकार की क्या भूमिका है एजिंग के मामले में, कि ओल्ड एज पॉपुलेशन को लेकर के सरकार क्या सोच रही है। केयर एंड सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल विद द एल्डरली, जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके साथ केयर एंड सपोर्ट सिस्टम क्या है। एंड द प्रैक्टिसेस दैट प्रिवेंट अनहेल्दी एजिंग, और ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस चल रही है हमारे सोसाइटी में जिससे एजिंग हेल्दी ना होकर के अनहेल्दी हो रहा है। क्योंकि आज देखिए, आयुर्वेद का दौर आ गया है, योगा का दौर आ गया है, मेडिटेशन का दौर आ गया है। ये सारी जो प्रोसेस आए हैं, ये इसी के लिए आए हैं कि हमारा हेल्दी एजिंग हो। मरना सबको है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इन सब करने से हम अमृत पी लेंगे और जीवित रह जाएंगे, नहीं, मरना सबको है, बूढ़ा सबको होना है, पर एक तरीका होता है हेल्दी और अनहेल्दी का लेकर के। तो हेल्दी एजिंग किस तरह से रहे, उसके लिए क्या प्रैक्टिसेस सोसाइटी में चल रही हैं, वो जानना ज़रूरी होता है। तो इस पे जो हमारे जेरोंटोलॉजिस्ट होते हैं वो काम करते हैं। अब देखते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में क्या दिखता है, रीसेंट डेवलपमेंट इन गवर्नमेंट पेंशन सिस्टम, कि गवर्नमेंट के पेंशन सिस्टम में क्या रीसेंट डेवलपमेंट है। क्योंकि एजिंग के साथ साथ आप जानते हैं कि इकोनॉमिक सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट के क्या क्या पेंशन सिस्टम है, उसमें डेवलपमेंट क्या हुए, उसको समझना ज़रूरी होता है। द कंटिन्यूड इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्निंग इन ओल्ड एज, की ओल्ड एज में भी क्या अर्निंग का जरिया है वो कंटिन्यू है या नहीं है, उस पर स्टडी करना ज़रूरी होता है। ऑल्टरनेटिव टू गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, साथ में गवर्नमेंट पेंशन स्कीम्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है। एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ एल्डरली, और एल्डरली पॉपुलेशन का क्या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, वो आर्थिक रूप से कितने स्वतंत्र हैं या कितने निर्भर हैं। इसी तरह से सोशल एंड साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो क्या, उस पर हम किस किस पॉइंट पे फोकस करते हैं कि द इंटर जनरेशनल रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेम्बर्स एंड जनरेशन गैप, कि दो जनरेशन्स के बीच में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आपको पता है कि जनरेशन गैप जो है वो बहुत प्रबल फैक्टर है एजिंग में, ओल्ड एज पर्सन्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के या रॉन्ग बिहेवियर को लेकर के। तो इसकी स्टडी करना जरूरी है। चेंजिंग सोशल रोल्स एंड सोशल पोजीशंस ऑफ एल्डरली, कि एल्डरली लोगों का जो ओल्ड एज पीपल्स का पहले क्या था सोशल रोल्स और अब क्या सोशल रोल्स उनका होते जा रहा है।
क्योंकि चेंजेस होते हैं ना सोसाइटी में, तो लाइफ को भी पता है आपको कि लाइफ में चेंजेस होते रहते हैं, कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, ऑल थिंग्स आर डायनेमिक्स इन नेचर। तो क्या उनके सोशल स्टेटस में चेंजेस आ रहे हैं, सोशल पोजीशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो जानना ज़रूरी है। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेटस ऑफ एल्डरली। मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं ने एल्डरली पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट डाला है, वो समझते हैं हम। सोशल पार्टिसिपेशन ऑफ एल्डरली ऑन फैमिली एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़, कि जो भी सामुदायिक क्रियाकलाप हो रहे हैं या पारिवारिक क्रियाकलाप हो रहे हैं उसमें एल्डरली का क्या पार्टिसिपेशन है। एंड वेरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एल्डरली, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्या वो झेलते हैं ओल्ड एज पर्सन लोग, तो वो समझना ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इम्पैक्ट ऑफ एजिंग ऑन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ, तो इन सभी को जानने के लिए सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग जैसे विषय आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एजिंग को समझा, अब हम लोग ओल्ड एज को समझेंगे। ओल्ड एज के कंसेप्ट को लेकर के कि व्हेन इज अ पर्सन ओल्ड, व्हेन डज वन कैटेगराइज अ पर्सन एज एल्डरली, इसको लेकर के सोसाइटी में बड़े ही मतलब डिबेट है। जेरोंटोलॉजिकल लिटरेचर्स को आप देखेंगे तो उसमें आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई देखेंगे सिस्टम को, कि ओल्ड एज को कैसे कैसे डिफाइन किया गया है। और समाज के अकॉर्डिंग, मतलब सोसाइटी टू सोसाइटी भी एल्डरली का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। जैसे एंशिएंट चाइनीज स्कॉलर्स जो हैं वो डिलिनिएटेड 7 phases इन अ मैन्स लाइफ, एंड पाइथागोरस इन द 6th century BC कंपेयर्ड ह्यूमन लाइफ टू द सीजन। आप चाइनीज स्कॉलर को देखेंगे तो उन्होंने मनुष्य के जीवन में 7 phases बताए हैं। इसी तरह आप पाइथागोरस को देखेंगे जो कि 6th century BC में ही उनका आया था। इन्होंने ह्यूमन लाइफ को सीजन के अकॉर्डिंग, सीजन से कंपेयर किया है। इन दोनों ही केसेस में ओल्ड एज को माना गया है 60 years एंड अबव, ठीक है, 60 साल या उससे ऊपर की आयु के लोगों को ओल्ड एज की कैटेगरी में डाला गया है। इसी तरह आप थाई सोसाइटी में देखें तो वहां पर भी ओल्ड एज 60 years अक्रॉस है, ठीक है। और आफ्टर दिस एज, आफ्टर रीचिंग दिस एज, अ पर्सन इज एड्रेस्ड बाय यंगर पर्सन विथ स्पेशल टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट। इसमें देखा गया कि जो ओल्ड एज या 60 years के अबव वाले लोग हैं उनको जो यंगस्टर हैं एक अलग रेस्पेक्ट देते हैं। A survey of some studies conducted by some scholars in India also highlights the fact अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एल्डरली। आप कुछ और लोगों की स्टडी जब आप देखते हैं, जिसमें कि इधर एक मैंने ऐसे बनाया ही है कि जटाना जो है, ठीक है, उन्होंने 51 years एंड अबव को माना है, 39 से 51 years एंड अबव को ओल्ड एज में माना है। इसी तरह प्रकाश की स्टडी है, वो 50 years फॉर वुमेन मानते हैं, मतलब अबव 50 years फॉर वुमेन एंड अबव 60 years फॉर मैन। इसी तरह सेन की स्टडी है, उन्होंने 39 years को ही मान लिया है डिवाइडिंग लाइन। इसी तरह से जो है ईश्वर मूर्ति, इन्होंने 58 से 70 एज ग्रुप को माना है इस डिवाइडिंग लाइन के रूप में, जहां से ओल्ड एज शुरू होता है। पाटिल ने 60 years एंड अबव को माना है। और जो सेंसस ऑफ इंडिया है, इंडिया का जो सेंसस है वो 60 years एंड अबव को ओल्ड एज में मानता है। और जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स है वो 65 years एंड अबव को ओल्ड एज मानता है। तो आप देख लीजिए कि ओल्ड एज का सोसाइटी टू सोसाइटी एंड स्कॉलर्स टू स्कॉलर्स अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि बहुत वास्ट वेरिएशन है ओल्ड एज के डेफिनेशंस को लेकर के। प्रॉब्लम्स ऑफ एजेड, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ एजेड पे।
ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एजिड पॉपुलेशन को लेकर के। The life expectancy is growing and the proportion of the aged in the population is increasing, which can be regarded as great achievements of modern civilization. ये माना जाता है कि देखिए, जैसे जैसे हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग होते जा रही है, वैसे वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जो जीवन प्रत्याशा दर है, पहले जीवन प्रत्याशा 40 थी, फिर 50 हुई, फिर 60 हुई, फिर 70 हुई। तो जो जीवन प्रत्याशा है वो अलग अलग देशों की अलग अलग होती है। मतलब एक देश में व्यक्ति अधिकतम कितने वर्ष तक जीते हैं, एक एवरेज देखा जाता है, इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। तो आप देखिए, तो डे बाय डे ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। ठीक है, लोग जो पहले 60 साल की ही आयु में ज़्यादातर लोग मर जाते थे, अब साइंस और टेक्नोलॉजी और मेडिकल फैसिलिटीज़ के बढ़ने से अब लोग 70 और 80 तक मर रहे हैं। तो ये माना जाता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी सिविलाइजेशन के लिए। पर उसके साथ ही क्या वो जो पॉपुलेशन हमारे साथ है, क्या वो डिफ़िकल्टी में है? क्या उनको जो वो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, क्या वो सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है? वो जैसे जैसे ओल्ड हो रहे हैं, क्या उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को समाज का अन्य वर्ग समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? उनको सारी फैसिलिटीज दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस। यही सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को तो बढ़ा लिए, ठीक है, हमने लोगों के जो डेथ रेट थे उन पे भी कंट्रोल कर लिए, हमारे यहाँ ओल्ड एज पॉपुलेशन भी अच्छी खासी होती गई, पर क्या उन ओल्ड एज पॉपुलेशन के साथ जो प्रॉब्लम्स लगी हुई है, क्या सही मायने में हम उनका निराकरण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ये सोचने वाला विषय है और इस पे हर देशों में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और अब इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में, जहाँ पर फैमिली को बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल दिया जाता है, जहाँ पर ओल्ड एज पर्सन को बहुत इम्पॉर्टेंट रोल दिया जाता है, आज इंडिया जैसे जो मोस्ट हम कहते हैं कि सिविलाइज्ड कंट्री में से एक है, जहाँ पर उनकी मोरालिटी, उनके एथिक्स, उनके वैल्यूज़, उनके ट्रेडिशनल और रिलीजियस जो फीलिंग्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब यहाँ भी ऐसी समस्याएं देखने में आ रही हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जैसे जोशी, सील, वैनकोबा रॉय, घोषाल, इन लोगों ने बहुत सारे फैक्टर्स इंडिकेट किए हैं जो कि एल्डरली पॉपुलेशन के प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं, जिसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स इन लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स बताई है। जैसे जोशी और सील और वैनकोबा रॉय, घोषाल, सभी लोगों का कहना है कि बॉडीली चेंजेस एंड डिप्लीशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कि लोगों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ में कमी आने लगती है, हमारी बॉडी धीरे धीरे डेट्रॉयट होने लगती है। मॉडर्न एजुकेशन एंड वर्किंग यंग कपल्स, की जो आज की आधुनिक शिक्षा है और जो यंग कपल्स दोनों काम कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है ओल्ड एज के प्रॉब्लम्स को लेकर के, क्योंकि जिन्हें लुक आफ्टर करना है वो तो काम में लगे हुए हैं, तो आखिर कौन करेगा? अर्बन इन्फ्लुएंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने से और अर्बन इन्फ्लुएंस के प्रभाव में, मतलब अर्बन जो एनवायरनमेंट है उसके प्रभाव में, इस वजह से भी इनके साथ प्रॉब्लम्स लगी हुई है। मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से कारक हैं जो एल्डरली प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार हैं। मैटरलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक आउटलुक जो लोगों का होते जा रहा है, हम भौतिकवादी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं बशर्ते आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ, तो ये एक फैक्टर है। और दूसरा इंडिविजुअलिस्टिक आउटलुक, कि हम अपने बारे में जो सिर्फ सोचना कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ऐसे हो जाए, मेरा वैसे हो जाए, ये भी एल्डरली प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं से उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जॉइंट फैमिली का टूटना और जनरेशन गैप,
लैक ऑफ अकोमोडेशन इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में ये बहुत देखा जाता है, और ख़ास तौर से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं वहाँ पर एकोमोडेशन की समस्या है। मतलब छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं और एक साथ सभी फैमिली मेम्बर्स नहीं रह पाते, तो जो मदर इन लॉज और फादर इन लॉज जो होते हैं वो अलग रहते हैं, बेटे और बहू अलग रहते हैं, दूसरे बेटे और बहू अलग रहते हैं, तो सेपरेट होते जाते हैं वो। और माइग्रेशन ऑफ अर्बन एरियाज़, अब रूरल एरियाज़ के लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, दोनों ही फैक्टर है, पुश फैक्टर भी है और पुल फैक्टर भी है कि लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं। तो ये भी कारण है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, औरतों का धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट में आना। भाई औरतें अब काम में आ रही हैं, तो घर पे कौन ध्यान रखेगा बुजुर्गों का, ये एक समस्या है। उसके बाद से सेंस ऑफ लॉस ऑफ जॉब स्टेटस, असेट, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके अंदर ये सेंस आना कि अब मेरा जॉब खत्म होते जा रहा है, मेरा स्टेटस खत्म होते जा रहा है, उनके संपत्ति में कमी आने लगती है, क्योंकि अब आगे की पीढ़ी देखने लगती है घर के चीज़ों को, उनका फिजिकल स्ट्रेंथ कम होने लगता है और सामाजिक जिम्मेदारी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो ये जो फीलिंग है वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, ये उनकी खुद की फीलिंग है जो कि जिम्मेदार है उनके समस्याओं को के लेकर के। साथ में उन कुछ ओल्ड एज लोगों के पास अलग से एडिशनल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है या अपने बच्चों की शादी करनी है लेटर लाइफ में। जैसे कुछ होते हैं ना माँ बाप जिनकी बहुत एज पे शादी होती है और फिर एज पे बच्चे होते हैं, तो वो बूढ़े हो जाते हैं पर बच्चे यंग रहते हैं, तो वो बूढ़े हो करके भी उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनकी अपनी बच्चों की शादी करनी है। तो ये जो एडिशनल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। अभी तो हम लोगों ने जनरल देखा, अब हम लोगों को 5 मेन मैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें है चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, कि फैमिली स्ट्रक्चर के बदलने से क्या ओल्ड एज लोगों को समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी था वहाँ पर जो कि जिसको हम जॉइंट फैमिली सिस्टम कहते थे, वहाँ पर हम जो एल्डरली पॉपुलेशन थी या एल्डरली पीपल थे उनको पूरी सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलती थी। ठीक है, क्योंकि इंडियन कल्चर का जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स और वैल्यूज़ है वो हमें इसकी ओर प्रेशराइज्ड करता है, उसकी ओर हमें ले जाता है कि किस तरह से हमें अपने बुज़ुर्गों को सम्मान देना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। पर जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली एमर्ज होना शुरू हुई, जॉइंट फैमिली का विघटन होने लगा, उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फिर अर्बनाइजेशन है, फिर उसके बाद से माइग्रेशन है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे रीज़न है जॉइंट फैमिली के टूटने के। मॉडर्न एजुकेशन है, विमेन का वर्किंग मोड में जाना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर डिप्लीशन ऑफ जॉइंट फैमिली। तो इस तरह से जॉइंट फैमिली टूटते जा रही है और न्यूक्लियर फैमिली आगे बढ़ते जा रही है। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो रहा है कि वो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सोशल रेस्पेक्ट और फैमिली रेस्पेक्ट थी वो अब धीरे धीरे इस न्यूक्लियर फैमिली में कम होते जा रही है, और इस वजह से एक बहुत बड़ी समस्या सामने देखी जा रही है कि हाल के वर्षों में जो एकाकी परिवार के व्यापक प्रसार के कारण बुजुर्गों में भावात्मक, शारीरिक और वित्तीय असुरक्षा देखने को मिल रही है हमें। अब जो सेकंड प्रॉब्लम है, ये सोशल प्रॉब्लम हमने देखा, उसको फैमिली से जोड़ करके आपको देखना होगा। और अब आते हैं हम दूसरे प्रॉब्लम्स पे, हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हेल्थ प्रॉब्लम को मैं और थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ा रही हूँ। कुछ पॉइंट्स में मैं हेल्थ प्रॉब्लम को बताऊंगी कि क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम उनके साथ रहती है, जैसे कि डिक्लाइन ऑफ सेकेंडरी एंड मोटर फंक्शनिंग लाइक पुअर विजन, हियरिंग लॉस, टेस्ट एंड स्मेल सेंसिटिविटी बिकमिंग लो ड्यू टू डीजनरेटिव चेंजेस, जैसे खराब दृष्टि, श्रवण हानि, स्वाद न पहचानना जैसे समस्याओं के जन्म के कारण अपशयी परिवर्तन होने लगते हैं बुजुर्गों में। दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम क्या दिख रही है
कि रिजर्व कैपेसिटी रिड्यूसेस इन ओल्ड एजेस। रिजर्व कैपेसिटी हो रही है, जैसे कि इस वजह से मतलब वो जो उनके इस कह सकते हैं कि वो इस कारण से बहुत सारे दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं और उन्हें आसानी से थकान महसूस हो रही है, क्योंकि वो चीज़ों को एक्यूमुलेट करके मेमोराइज करके नहीं रख पाते हैं। तीसरी समस्या है कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स, जैसे हार्ट डिजीज़, आर्थराइटिस, साथ में कुछ फंक्शनल डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन होना, एंजाइटी, सैडनेस, सोशल विड्रॉल, इनहिबिशंस, लोअर्ड सेल्फ स्टीम, मेमोरी लॉस, ये सारी चीज़ें बुजुर्गों में दिखाई देती है। अवसाद, चिंता, उदासी, सामाजिक दूरी, स्मृति हानि, आत्मसम्मान में कमी, ये समस्याएं वृद्धावस्था में देखी जाती हैं। और समस्याओं में क्या देखी जाती है कि इम्यूनिटी का डिक्लाइन होना। वैसे तो कोरोना पीरियड में सभी की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं से कमज़ोर हो रही है और कहा जा रहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करिए, पर ओल्ड एज पीपल में इम्यूनिटी का डिक्लाइन होना एक बहुत बड़ा डिजीज़ और फैक्टर बन करके सामने आ रहा है। और इस वजह से ट्यूबरकुलोसिस के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। कुछ एक स्टडी मैं आपको बताती हूँ मॉर्बिडिटी पैटर्न को लेकर के। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही मॉर्बिडिटी बताया कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में या एरियाज में डिजीज होने के कितने चांसेस हैं, कितने बार रिपीटिशन है। तो एक स्टडी कंडक्ट हुई पुदुचेरी या पौंडीचेरी के रूरल एरियाज में, और वहाँ पर देखा गया कि किस किस बीमारी से बुजुर्ग ज़्यादा ग्रसित हैं। तो देखा गया कि कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव एरर्स जो होते हैं, मतलब आँख की जो बीमारी होती है, उससे 57% बुजुर्ग प्रभावित हैं। फॉलोड बाय पेन इन द जॉइंट, आर्थराइटिस जिसको हम कह सकते हैं, उससे 43.4% बुजुर्ग, और हियरिंग प्रॉब्लम 15.4% है हियरिंग प्रॉब्लम। और भी कुछ मॉर्बिडिटीज़ देखी गई, जैसे हाइपरटेंशन से 14% लोग, डायरिया से 12%, क्रोनिक कफ से 12%, स्किन डिजीज से 12%, हार्ट डिजीज से 9%, डायबिटीज से 8.1%, एस्थमा से 6% एंड यूरिनरी कंप्लेंट से 5.6%। और ये स्टडी की गई है बी शाह और ए के प्रभाकर द्वारा, क्रोनिक मॉर्बिडिटी प्रोफाइल अमंग एल्डरली इंडियन। तो ये आप अगर अपने आंसर में कोट कर देंगे तो थोड़ा प्रामाणिक आंसर हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कोट किया। तो ये आप हेल्थ प्रॉब्लम्स देखें। अब अगली समस्या लोनलीनेस की है, अकेलापन की। दिस मेक्स देम फील हेल्पलेस स्पेशली व्हेन दे हैव लॉस्ट देयर स्पाउस। जब बुजुर्ग में दोनों ही रहते हैं, पति और पत्नी दोनों रहते हैं, तो भी ये लोनलीनेस, अकेलापन नहीं खलता है। पर बुजुर्गों में कोई एक अगर पहले चला गया, इधर वाइफ और हस्बैंड, तो वो ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि घर के बच्चे अपने में बिजी रहते हैं और जो यंग जनरेशन है भाई उनको भी कमाना और खाना है, तो वो अपने में बिजी रहती है। इस तरह से वो बहुत अकेला फील करते हैं। और social conditions are such that in India an old woman has someone to care for her, that is son, families, daughters, other relatives and someone to talk to. और इंडिया में तो ये भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जो बुज़ुर्ग औरत है अगर अकेले बचती है तो उसको अब चलो अपने बेटे का परिवार देखो या अपने लड़की के परिवार को देखो या कोई और रिलेटिव्स को देखो। ये ज़्यादा हमारे इंडिया में देखा जाता है। वेस्ट कंट्रीज़ में तो वो अपना फ्रीली मूव करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर नहीं करना होता। और हमारे यहाँ तो जिम्मेदारियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं। यंग रहो तो अपने बच्चों को देखो, बूढ़े हो तो बच्चों के बच्चों को देखो। ये वाला चीज़ हमारे यहाँ है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अगला जो है वो है इमोशनल प्रॉब्लम। In the beginning, retirement gives us a sense or feeling of relief and relaxation. शुरू में जब व्यक्ति अगर नौकरी में रहता है, वो रिटायर करता है, तो उसको लगता है कि वाह, अब हमारा जीवन तो बड़ा आराम से रहेगा, बहुत रिलीफ होगा, रिलैक्सेशन होगा।
पर धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद से उसके अंदर इमोशनल प्रॉब्लम्स जन्म लेने लगते हैं, क्योंकि वो लोनलीनेस से का शिकार हो जाता है। वो अपने आप को सोचता है कि रिटायरमेंट हो गया मेरा तो अब हम यूज़लेस हो गए, अब मेरी ज़रूरत नहीं है सोसाइटी को। तो मैं तो खुद हूँ ना, मैं मेरे यहाँ अगर कोई टीचर रिटायर करता है या कोई किसी भी मैं रिटायर होने वाले व्यक्ति से मिलती हूँ, तो मैं जैसे अगर उसके रिटायरमेंट का 2 साल रह गया या 1 साल रह गया, 6 महीने रह गया, तो मैं पूछती हूँ कि आपकी क्या प्लानिंग है आफ्टर रिटायरमेंट। तो एक समझिए कि रिटायरमेंट के बाद एक नया जीवन की शुरुआत होती है और उससे ऐसे यूँ खालीपन से नहीं गुजारना चाहिए। अगर कोई बुज़ुर्ग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उन सभी से मेरी अपील है, और आप जो यंग बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप भी आपके घर में कोई रिटायर होने वाला है तो आप उसके साथ प्लानिंग करिए बैठ के कि आपको रिटायरमेंट के बाद देखिए बाबा या पापा ये काम आपको करना है। तो अगर वो बिजी रहेंगे अपने हॉबी को लेकर के या अपने इंटरेस्ट को और बूस्ट करने के लिए, तो वो इमोशनल नहीं हो पाएंगे। तो ये इमोशनल प्रॉब्लम से देखिए, हेल्थ प्रॉब्लम तो एक नेचुरल फिनोमिना है, बहुत हद तक हम उस पर काम कर सकते हैं, हेल्दी डाइट को लेकर के, योगा को लेकर के, आसन को लेकर, मेडिटेशन को लेकर के, पर फिर भी वो नेचुरल एक प्रक्रिया होती है जिसमें हमारा बहुत हद तक कंट्रोल नहीं चल पाता। पर जहाँ जहाँ हम सपोर्ट कर सकते हैं अपने बुज़ुर्गों को, वो कर सकते हैं। जैसे लोनलीनेस पे हम काम कर सकते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम को लेकर के हम काम कर सकते हैं। अब आगे आता है हमारा सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि जो रैपिड अर्बनाइजेशन है या बहुत तेज़ी से जो हम नगरीकृत होते जा रहे हैं, या जो समाज का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन से ज़्यादा असर वेस्टर्नाइजेशन का भी है, उससे हमारी फैमिली टूट रही है। ठीक है, फैमिली के वैल्यूज़ जो हो रहे हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ब्रेकडाउन, वैल्यूज़ के ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, जो फैमिली एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में खड़ी रहती थी, अब वो फैमिली सपोर्ट सिस्टम के रूप में नहीं रह गई है। किसके लिए? टुवर्ड्स ओल्ड एज पर्सन के लिए। और वो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती जा रही है, सोशल आइसोलेशन होते जा रहा है, और कहीं कहीं तो मतलब मैं डाटा यहाँ पर नहीं दी वरना बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी होती है, और मेरे पास वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो बहुत टाइम भी नहीं बच पाया था, नहीं तो मैं ज़रूर देती। एल्डरली अब्यूज़ की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब एल्डरली अब्यूज़ में सारे आते हैं, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, गाली गलौज देना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना। इससे साइकोलॉजिकल समस्या इतनी ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए किसी घर में बुज़ुर्ग साइकोलॉजिकली बहुत, आजकल डेमेंशिया, पार्किंसंस ऐसी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और वहाँ पे लोगों को समझ लोग नहीं पाते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। एल्डरली अब्यूज़ की समस्या हमारे सोसाइटी में बहुत होते जा रही है, जिससे वो व्यक्ति सोशल स्टिग्मा में चला जाता है या ऑस्ट्रासिज्म में चला जाता है। ऑस्ट्रासिज्म एक वर्ड है, मतलब एक्सक्लूजन फ्रॉम सोसाइटी और ग्रुप। वो धीरे धीरे समाज और समूह से कटता चला जाता है, उसको लगता है कि कोई मेरा नहीं रह गया है। तो इस तरह से ये समस्याएं बुजुर्गों में बहुत आ रही है, और अधिकतर डेवलपिंग कंट्रीज़ में पेंशन और सोशल सिक्योरिटी भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। हम बुज़ुर्गों को सारे बुज़ुर्गों को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। ये स्टडी मैंने फुट नोट में नीचे दे दिया है कि जमुना डी रेड्डी और मतलब डी जमुना और एल के रेड्डी की ये स्टडी है, द इम्पैक्ट ऑफ एज एंड हेल्थ ऑफ विडोहुड ऑन द सेल्फ कंसेप्ट ऑफ एल्डरली विडोज़। तो ये चीज़ों को मैंने यहाँ पर दिया है सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेकर के। फिर आप लोगों ने पूरे इस वीडियो को देखा, समझा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ ओल्ड एज पॉपुलेशन को लेकर के,
और वाकई भारत जैसे जो ट्रेडिशनल कंट्री है उसमें जब हम ओल्ड एज प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं तो वाकई ये हमारे लिए बहुत शर्म का विषय है, जहाँ पर एक वृद्ध व्यक्तियों को एक ईश्वर और एक भगवान और घर का मुखिया समझा जाता था। और आज बहुत सारे ऐसे डेटा आपको नज़र आएंगे जहाँ पर एल्डरली अब्यूज़ की समस्या, उनके मेंटल टॉर्चर को लेकर के उनके साथ फिज़िकल एक्सप्लॉयटेशन तक की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसीलिए तो इंडिया में ओल्ड एज होम की शुरुआत हुई और बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं है कि हम ओल्ड एज होम खोलें। हमें अब सोशलाइजेशन की ज़रूरत है और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को ये बताने की ज़रूरत है कि जिस तरह से एक बच्चे को सहेज के रखा जाता है, बुज़ुर्गों को भी सहेज के रखने की आवश्यकता है। आप सोर्सेज देख रहे हैं, उन सोर्सेज को मैंने अपने इस पूरे नोट्स में इन्वॉल्व किया है। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं एक मैसेज के साथ कि अगर आपके घर में भी बुज़ुर्ग हैं तो आप सभी से एक विनती है कि अपने घर के बुज़ुर्गों को खूब प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, उनका केयर करिए और तभी हमारा जीवन सफल माना जाएगा। गुड बाय, टेक केयर।